नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से कक्षा 11वीं में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, मैं आपको पाठ्यक्रम की पहली वीडियो आपको भेज चुकी थी। आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं रजनी बिस्ट आपको हिंदी पढ़ाऊंगी, साथ में ही दीपा मैम जो हैं वो भी आपको हिंदी पढ़ाएंगी। तो आपको अच्छे से समझना है छात्रों। जो पुराने छात्र हैं उनको तो समझ में आ गया ही होगा। जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया वो पाठ्यक्रम का वीडियो अच्छे से देख लें और उसे समझ लें। और कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। छात्रों, आज पहला पार्ट लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ और उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि इस साल सीबीएसई ने बहुत कुछ आपके सिलेबस से, आपके पाठ्यक्रम से बहुत सारे पाठ हटा दिए हैं और कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी हैं, जैसे कि मीडिया से संबंधित। मैंने आपको बोला था कि मेन 3 चीज़ें आपके सिलेबस में, कक्षा 11वीं में हिंदी सिलेबस में जो मेन 3 चीज़ें हैं वो आपकी 2 बुक हैं और एक जनसंचार मीन्स जो मीडिया है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जो कि राइटिंग पोर्शन में आता है। और राइटिंग पोर्शन का भी मैं आपको समझा चुकी थी कि क्या क्या कुछ आपके परीक्षा में आएगा, क्या कुछ आपके पाठ्यक्रम में है। और भी उससे रिलेटेड वीडियोस मैं आपको भेजती रहूँगी। आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। जो नए छात्र हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया या जिन्होंने नहीं लिया, वो पाठ्यक्रम का वीडियो ज़रूर देख लें। जो छात्र बिल्कुल नए हैं वो यूट्यूब चैनल में जाके जो विवी स्कूल है, हमारे विद्यालय का जो चैनल है, वो आप वहाँ से देख लें, तो वहाँ से आपको ईज़िली से मिल जाएगा। तो छात्रों, आज पहला पाठ प्रारंभ करते हैं गद्यखंड से। गद्यखंड से पहला पाठ है नमक का दरोगा, और जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण और उनकी प्रसिद्ध कहानी है, वो आज हम पढ़ेंगे। गद्यखंड से है किस तरह से जो आपकी आरोह पुस्तिका है, आरोह भाग 1 है, उसका पहला पेज है और जिसमें लिखा है उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ है प्रज्ञा को जागृत करना तथा समन्वित जीवन का पोषण करना, और केवल ऐसे ही शिक्षा का एक नवीन संस्कृति तथा शांतिमय विश्व की स्थापना कर सकेगा। ये कृष्णमूर्ति जी ने ये अपनी जो पंक्तियाँ हैं वो दी हैं। अब चलिए प्रेमचंद जी के जीवन के विषय में पढ़ लेते हैं। छात्रों, कक्षा 9वीं में भी, कक्षा 8वीं में भी, बहुत सारी कक्षाओं में आप प्रेमचंद जी के विषय में पढ़ते आ रहे हैं, उनकी रचनाएं पढ़ते आ रहे हैं। प्रेमचंद जी को युग प्रवर्तक, उपन्यासकार और बहुत कुछ नामों से जाना जाता है। अगर आप हिंदी साहित्य को उठाकर देखें तो उनका नाम सबसे अग्रणीय रहेगा, सबसे आगे हम उन्हीं का नाम सुनेंगे और सुनते भी आ रहे हैं। उन्हीं की एक प्रसिद्ध कहानी जो है नमक का दरोगा हम पढ़ेंगे। उससे पहले प्रेमचंद जी के जीवन के विषय में देख लेते हैं। मूल नाम उनका धनपत राय था, अर्थात जो वास्तविक नाम था वो धनपत राय था। सन 1880 लम्हे गांव उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। प्रसिद्ध रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गवन, कर्मभूमि, गोदान, सोजे वतन, मानसरोवर, आठखंड में गुप्त धन, कहानी संग्रह, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध आदि। और 1936 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी बहुत सारी रचनाएं, अगर मैं कहूँ तो प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिखे, जिसमें गवन और गोदान जो है उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। बहुत सारे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। आज़ादी के आंदोलन में उनका अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष उन्हें माना जाता है। किस तरह से उन्होंने अपनी लेखन शैली में उस समय जब हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था, किस तरह से वो मैसेज दिया करते थे पूरी जनता को। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा 2 बैलों की कथा। हाँ, कैसे मैसेज उन्होंने दिया जानवरों के माध्यम से कि किस तरह से आज़ादी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये उनकी एक लेखन शैली है, लेखन शैली ही थी जो उस समय, उस युग का भी सत्य थी और आज के युग का भी सत्य है। अगर हिंदी इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा का विकास काल देखा जाए तो सबसे पहले प्रेमचंद जी को ही केंद्र रखकर ये देखा जाएगा कि किस तरह से प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी और उपन्यासों से उस युग को परिवर्तित कर दिया था। इसीलिए उनका नाम युग प्रवर्तक भी
उन्हें कहा जाता है। कहानी, उपन्यास, कथा, कहानी सम्राट उन्हें कहा जाता है। तो ये नाम उन्हें ऐसे ही नहीं मिले, उनका जो योगदान हिंदी साहित्य में है उसी की वजह से उन्हें ये नाम मिले हैं। किस तरह से सेवा सदन हो गया, पंच परमेश्वर हो गया, बड़े घर की बेटी हो गया, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अंतर विरोध और समाज में व्याप्त बुराइयां, भ्रष्टाचार का विरोध में पूर्ण रूप से अपना योगदान दिया है। और अगर मैं आज जो पाठ हम पढ़ेंगे, जो कहानी नमक का दारोगा हम पढ़ेंगे, तो वास्तविक रूप में हमें ऐसा लगेगा कि वो आज की वास्तविकता है, परंतु इतने साल पहले लिखे हुए प्रेमचंद जी ने लिखा है वो आज के समाज की भी वास्तविकता दर्शाती है। किस तरह से नमक का दारोगा का प्रकाशन 1914 में हुआ। प्रेमचंद जी की बहुत चर्चित कहानी है जिसमें किस तरह से आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि किस तरह से धन पर धर्म की विजय किस तरह से होती है। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि मानव का चरित्र कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदल सकता जब तक मनुष्य स्वयं अंदर से उसको स्वयं को अपने चरित्र को बदलने के लिए ना प्रयास करें। तो इस तरह से उन्होंने कहानी में दिखाया कि किस तरह से सत्य की हमेशा विजय होती है। आप कितना भी प्रयास करो, कितना भी झूठ का बोलबाला हो, परंतु विजय हमेशा सत्य की ही होती है। साथ में उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से हमारे समाज में भ्रष्टाचार जैसे जो बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार जैसे दानव हैं, वो दिन प्रतिदिन हमारे देश को खोखला करते जा रहे हैं और किस तरह से हमें इसको हटाना है, और वही सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो पहला पाठ है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा, अगर मैं आपसे साधारण से प्रश्न पूछूं कि वास्तव में भोजन में जो एक महत्वपूर्ण रोल होता है वो किसका होता है, तो स्वाभाविक ही आप सभी का आंसर आएगा कि नमक का। बिना नमक का स्वाद भोजन में नहीं होता। और वही यहाँ पर नमक का दारोगा, दारोगा अर्थात आप निरीक्षक से ले लें कि किस तरह से। अब पूरी कहानी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ साधारण और सरल भाषा में। जब नमक का एक नया विभाग और ईश्वर प्रदत्त वस्तु की व्यवहार करने की निषेध हो गया था, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार से छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारा थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग में बरगंदाजी करने लगे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों की भी जी ललचाता था। अब किस तरह से लेखक प्रेमचंद जी ने कहानी प्रारंभ की कि जब जो नमक का विभाग था, जब पहले क्या होता था, कोई भी ले सकता था, और ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर की दी हुई ये वस्तु, जब इसका क्या हो गया, कोई भी ऐसे ही नहीं ले सकता, ये बंद हो गया कि आप नहीं इसे चोरी छिपे ले सकते हो या नहीं ऐसे उठा सकते हो, तो क्या होने लग गया, अब इसका एक प्रॉपर इसका व्यवहार प्रॉपर इसे भेजा जाएगा। गवर्नमेंट ने जब अपना इसमें क्या दिखा दिया, अपना वो दिखा दिया, रोल दिखा दिया कि अब इसको कोई भी व्यक्ति ऐसे ही प्रयोग नहीं करेगा, इसके भी इस एक नियम कानून होंगे और किस तरह से ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जाके प्रॉपर बन सकेगा, फिर जाकर जनता तक पहुंचेगा। तो इसके लालच में लोगों ने बहुत अलग अलग छल प्रपंच करने लगे। कोई भी चोरी छुपे उठाने लग गया ताकि वो बेच सके, और यहाँ तक कि पटवारीगिरी मतलब लोग जो पटवारी की नौकरी थी वो भी छोड़कर क्या करने लगे, इस विभाग में घुसने के लिए लग गए कि ताकि बहुत पैसा आएगा। और लोग यहाँ तक कि दरोगा पद के लिए, जो निरीक्षक पद के लिए है, जो नमक के रखवाले के लिए जो पद दिया गया था, वहाँ तक कि वकीलों का भी दिल ललचा जाता था। और कह रहे हैं यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु समझे जाते थे। कह रहे हैं ये वो समय था जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था और उसमें अंग्रेजी शिक्षा और ईसाइयों का जो विचार था वो एक ही समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाते थे। कह रहे हैं जब फारसी उर्दू फारसी भाषा का भी यहाँ पर प्राबल्य था, अर्थात बोलबाला था, प्रेम कथाएं बस सिर्फ पढ़कर ही लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, उच्च शिक्षा पर पढ़ जाते थे। और
मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की लोक सर्वोच्च विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत के नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार की अधिक महत्वपूर्ण बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। अर्थात इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं मुंशी वंशीधर भी, जिन्होंने कि अपनी परीक्षा पूर्ण कर ली, अपनी पढ़ाई पूर्ण कर ली और जो फारसी साहित्य की जितने भी प्रेम कथाएं हैं उनको पूर्ण करने के बाद वो भी रोजगार के लिए निकल गए। उनके पिता एक अनुभवी व्यक्ति थे, अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ा। अब तुम्हारे घर की मालिक मुख्तार हो, मालिक मुख्तार अर्थात घर की मुखिया तुम हो। अब जो मेन कैरेक्टर है मुंशी वंशीधर, उनके पिता जो हैं वो वृद्ध वंशीधर, जो कि एक बहुत बुजुर्ग हैं। और जब उनका बेटा जो मुंशी वंशीधर जो हैं वो नौकरी की खोज में निकलते हैं, तो उनके पिता उन्हें समझाते हैं कि बेटा घर में 2 बेटियां हैं, उनका भी ध्यान तुम्हें रखना है, उनकी शादी करनी है, लड़कियां ऐसे ही जैसे घास फूस की तरह बड़ी हो जाती हैं। यह एक व्यंग्यात्मक प्रेमचंद जी ने कहा है, हालांकि इसका उस समय की सच्चाई है। आज के समय में किसी भी स्त्री जाति को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। उस समय स्त्रियों को क्या देखा जाता था वो व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं कगारे का वृक्ष हूँ, अर्थात मैं वृद्ध हो चुका हूँ और अब तुम ही इस घर के मुखिया हो। तुम्हें क्या करना है, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजारा, अर्थात तुम अपने पद की ओर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, निगाह चढ़ावे पर और चादर पर रखनी चाहिए, अर्थात तुम अपनी निगाह जो रखो वो चादर पर रखो कि तुम्हें ऊपरी आय कहाँ से मिल रही है। ऐसा काम ढूंढना जिसमें कुछ ऊपरी आय हो, अर्थात जो तुम्हें कहीं से घूस मिले। ऑब्वियसली आज के समय में या कभी भी हमारे माँ बाप हमें ऐसी शिक्षा नहीं देते कि हम किसी रिश्वत लें, चोरी करें, परंतु प्रेमचंद जी ने ये स्पष्ट किया है कि उस समय की मजबूरी किस तरह थी, किस तरह से मजबूर उस समय की परिस्थितियाँ थी। अंग्रेजों का गुलामपुरा देश था, इसलिए माता पिता भी ऐसे शिक्षा दे रहे थे। आगे कह रहे हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, जो कि एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। कह रहे हैं कि बेटा तुम सिर्फ ऊपरी कमाई जो तुम्हें घूस दे, रिश्वत दे, उस पर ध्यान रखना। मासिक वेतन जो महीने का वेतन, जो महीने की सैलरी आती है, वो तो पूर्णमासी की चांद की तरह होता है, जो 15 दिन में दिखाई देता है और उसके बाद धीरे धीरे लुप्त होते हुए क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। वैसे आय भी है कि हमें महीने की पहली तारीख को सैलरी मिलते हुए महीने की 30 तारीख तक वो समाप्त हो जाता है। तो उनके पिता का यही कहने का तात्पर्य है कि जो मासिक वेतन है उससे घर नहीं चलता। तो कह रहे हैं कि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है, वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसकी वृद्धि नहीं होती। उसकी आमदनी क्या है, उसकी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। अब उनके पिता स्वयं कह रहे हैं कि जो वेतन है वो तो मनुष्य देता है, परंतु जो ऊपरी आय है वो ईश्वर देता है, इसलिए तुम सिर्फ उस पर ध्यान रखो। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी ही आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। गुजारने वाले आदमी जो गरजने वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज दांव का पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यही मेरी जन्म भर की कमाई है। वृद्ध वंशीधर जो हैं अपने बेटे को समझा रहे हैं कि तुम किस तरह से अपना घर ऊपरी कमाई, आज यही समय कि तुम रिश्वत लो, जो बाहर से कुछ भी कमाए उसे कमाओ, तभी तुम घर चला सकते हो। और यही सब चीज़ें मैंने जीवन भर देखी हैं कि जो लोग रिश्वत लेते हैं, जो लोग इस चीज़ में हैं, वो बड़े खुश रहते हैं, वो अपने घर आसानी से चला देते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी का आशीर्वाद दिया और पिताजी ने वंशीधर की आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए।
इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन की अपना सहायक था, लेकिन अच्छे शगुन से चले गए थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशीधर के सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहराई, पड़ोसियों के हृदय पर शूल उठने लगे। अब जैसे ही मुंशी बंशीधर क्या है गए जब नौकरी की खोज में, कुछ दिन बाद पश्चात ही खबर मिला कि वो नमक के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। पिताजी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उनके जो पड़ोसी हैं उनको थोड़ा सा जलन हुई और उन्हें, क्योंकि उस समय इस चीज़ की डिमांड थी, क्योंकि नमक जो था उस समय नमक का जो बिज़नेस था वो बहुत डिमांडिंग था, इसलिए लोग उनसे जलने लगे। परंतु मुंशीधर अपने मन में धैर्य, सत्य, एक आशावादी और एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठता को लेकर अपनी जो नौकरी पर रखे। जाड़े के दिन थे और एक रात एक समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी कुछ ही 6 महीने अधिक नहीं होंगे, लेकिन इसी थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करते थे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व ही और जमुना बहती थी, उसी पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए हुए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी की प्रवाह का जल की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। और उठ खड़े हुए, इतनी रात को गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क से भ्रम को पुष्ट किया, वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बाद में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? किस तरह से वंशीधर अपनी जो नौकरी उन्हें मिली थी नमक के दरोगा के रूप में, वो गए तो जमुना नदी के किनारे, जिसे हम यमुना नदी भी कहते हैं, के किनारे जो नमक का व्यापार था वहाँ पर वो प्रतिष्ठित हुए। उन्हें नमक की रखवाली के लिए वो वहाँ पर हुए। सारे बड़े अफसर उन पर बहुत विश्वास करते थे, परंतु एक दिन अचानक, सिर्फ 6 महीने उन्हें उनकी नौकरी के हुए थे, उन्होंने अचानक एक दिन गाड़ियों को नदी के पार जाते हुए देखा और उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। ये किस तरह से आधी रात को ये नदी के बहाव के रूप में कुछ और ही चीज़ सुनाई दे रही है, जो कि क्या हो रहा है, अवैध व्यापार हो रहा है। तो ये कहानी का प्रारंभ था छात्रों। आशा है इतना आपको समझ में आ गया होगा। छात्रों जिनके पास बुक है वो किताब से भी पढ़ें। जो मैं समझा रही हूँ वो वीडियो आप बार बार देखें, एक बार नहीं समझ में आता। अगर आपने अभी बुक नहीं ख़रीदे हैं तो स्कूल में जाकर आप ख़रीद लें। अगर नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन NCERT की साइट से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। एक नए भाग के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगी। आपको अच्छे से समझना है। साथ में ही जो दीपा मैम जी हैं वो भी आपको काव्य खंड से वीडियोस देंगी, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। धन्यवाद।